चलिए, तो जो हमने कल लेसन पढ़ा था उससे आगे हम आज पढ़ने वाले हैं, लेकिन पढ़ने से पहले हमें कल का रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो हमने कल पढ़ा था आप बताइए, पाठ का नाम क्या है? हम पंछी उन्मुक्त, गगन के लेखक शिवमंगल सिंह सुमन। और पाठ का उद्देश्य क्या है? पाठ का उद्देश्य है हमें स्वतंत्रता का महत्व जानना होगा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन में कितनी अहम भूमिका निभाती है। ठीक है। दूसरा, हम पर्यायवाची शब्द पढ़ चुके हैं। इसमें ग्रामर का एक व्याकरण का हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये मैं आपको पाठ के अंत में आपसे पूछूंगी, आपको पता होना चाहिए। तो आज हम नया पद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, कैसे थे? ऐसे ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। तो देखो, ऐसे थे अरमान की, कैसे थे अरमान उसके? किसके? पक्षी के। कि नीले नभ की सीमा पाने, कि जो नीला आसमान है उसकी क्या पाले? वो सीमा, वो जितना ऊंचाई तक उड़ सके, मतलब वो आसमान को छूना चाहता था। क्या आसमान को छूना संभव है? नहीं है, लेकिन पक्षी अपनी उड़ान भर के आसमान को छूना चाहता था। ये क्या था? उसका अरमान, इच्छा, उसकी ये अरमान था, उसकी ये इच्छा थी कि मैं नीले आकाश को छू लूं। लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण मतलब अपनी चोंच खोल के, किसकी किरणें? लाल, सूर्य की। जो सुबह सूर्य उगता है तो कैसा दिखता है? लालिमा लिए हुए, तो उससे जो किरणें निकलती है वो कैसी होती है? लाल रंग की। तो सूर्य चोंच खोल के, तो पक्षी क्या बोल रहा है? मैं उन किरणों को चोंच में पकड़ना चाहता हूँ। क्या सूर्य के पास पहुँचना संभव है? नहीं, क्योंकि सूर्य में बहुत आग होती है। लेकिन फिर भी पक्षी क्या चाह रहा है? कि मैं सूर्य तक पहुँच के अपनी चोंच में उसकी किरणों को पकड़ लूँ। ठीक उसी तरह, जिस तरह चुगते तारक अनार के दाने, जिस तरह से कौन अनार के दाने खाते हैं ना आप लोग, अनार के दाने एक एक करके खाते हैं, उसी तरह अनार के दाने कैसे लाल किरण से समझ के वो खा लेता। तो यहाँ पे क्या है? इससे एग्जाम्पल दिया है, लाल किरण का एग्जाम्पल किससे दिया? अनार के दानों से। तो देखिए, थर्ड और फोर्थ स्टैंजा पद्यांश में आया स्वर्ण श्रृंखला। स्वर्ण श्रृंखला, श्रृंखला कैसी है? सोने की। फिर है यहाँ पे लाल किरण, किरण कैसी है? लाल। फिर नभ, नीले नभ, नभ कैसा है? नीला। तो ये जो शब्द आए हैं ना, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। विशेषण तो आपने पढ़ा होगा ना 6th क्लास में, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? विशेषण। और विशेषण में भी उसका जो गुण बता रहा है कि वो कैसा है? लाल है, काला है, सुंदर है। तो ये सब जो विशेषण में भी गुण बता रहा है वो कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण के आपके कौन कौन से शब्द आए? स्वर्ण श्रृंखला, लाल किरण, नीला नभ। तो आपको समझ में आ गया? इसमें कोई परेशानी नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से, इन पंखों की होड़ा होड़ी। अब देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हैं वो सबसे ऊंचाई भी होती है, वो हम उस ऊंचाई तक नहीं पहुँच पाते। वो सीमा, हम उस सीमा तक हम नहीं पहुँच पाते जहाँ धरती और आसमान की एक चोटी होती है, क्षितिज। होती सीमाहीन, उसकी कोई सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमाहीन जिसकी कोई लिमिट ना हो, है ना? सीमाहीन क्षितिज से, इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी मीन्स कंपटीशन होता है कि सबसे ऊपर कौन उड़ेगा सबसे। आप बोलते ना, चलो दौड़ में आपका कंपटीशन होता है, दौड़ में भाग लीजिए 100 मीटर की दौड़ में। तो आपके साथीगण आप दौड़ लगाते हैं तो आप सब में होड़ रहती है कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे प्रथम आना है। तो ऐसे ही यहाँ पे किसकी होड़ा होड़ी है? किसकी प्रतियोगिता हो रही है? होड़ा होड़ी मीन्स प्रतियोगिता, कंपटीशन। तो होड़ा होड़ी कौन कर रहे हैं? यहाँ पे पक्षी एक दूसरे से आगे
निकलने की, हमें वो जिसकी सीमा ही नहीं है उस क्षितिज को छूने की यहाँ पे क्या हो रही है, प्रतियोगिता। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, अब या तो क्षितिज मिलन बन जाता, जो ये क्षितिज है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, सोचो जो अनलिमिटेड है, जिसकी कोई पार नहीं है, कोई सीमा नहीं है, उससे पक्षी छूना चाहता है। देखो पक्षी का लक्ष्य कितना ऊंचाई पे है कि वो उस क्षितिज को छूना चाहता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। फिर या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब या तो क्षितिज, जहाँ पे क्षितिज मिल जाता उस क्षितिज पे या तो वो उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, उस क्षितिज तक, ऊंचाई तक वो पक्षी पहुंच गए, और नहीं तो क्या होगा, उसकी कोशिश करते करते या उनकी सांसों की डोरी, जो वो सांस लेते हैं उनकी सांस की डोरी तन के टूट जाएगी। अगर किसी चीज को खींचेंगे, खींचने से क्या होगा, टूट जाएगी। ऐसे ही उनकी सांसों की डोरी, तंती में खिंचाव लिए हुए होते ही उनकी सांस वहीं की वहीं रुक जाएगी और वो क्या होंगे, मर जाएंगे, लेकिन उस सीमा तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो उनका क्या लक्ष्य है, या तो उन्हें क्षितिज प्राप्त करना है, या तो उन्हें क्षितिज प्राप्त करना है, ऊंचाई को छूना है, नहीं तो अपनी सांस को ही, अपने जीवन को ही खत्म कर देना है। लेकिन उन्हें क्या करनी है, क्षितिज मिलन की कोशिश करनी है, क्षितिज को प्राप्त करने की कोशिश करते रहनी है, मरते दम तक वो उस ऊंचाई को छूने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, नीड़ न दो चाहे टहनी का। नीड़ मीन्स नीड़, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ मीन्स क्या होता है आपको पता है, नीड़ का मतलब होता है घोंसला। देखिए नीड़, नीड़ मीन्स होता है घोंसला और पक्षी ग्रह। नीड़ आपने देखा होगा ना, पेड़ पे पक्षी घोंसला बनाते हैं, बहुत सुंदर सा बनाते नहीं बनाते, बहुत सुंदर सा पेड़ पे घोंसला बनाते हैं। इतनी मेहनत से इतना सुंदर घोंसला बना सकते हैं कि वो कोई और व्यक्ति, इंसान कोई भी नहीं बना सकता। जैसा पक्षी घोंसला बनाएगा ना, वैसा कोई व्यक्ति भी घोंसला नहीं बना सकता। ये एक अद्भुत प्राकृतिक, भगवान ने उन्हें ये कला दी है कि वो अपना घोंसला बहुत ही सुंदर तरीके से बनाता है, और उसकी तुलना हम किसी घोंसले से नहीं कर सकते, और ऐसे बनाने वाले की भी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। पक्षी को ये एक भगवान ने वरदान दिया है कि वो अपना घोंसला खुद बनाता है और बहुत ही सुंदर और कलात्मक बनाता है। देखो जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, जिसके हाथ पैर नहीं है, लेकिन वो भी अपने नीड़ का निर्माण फिर बार बार अपने नीड़ का निर्माण करता है, आंधी और तूफानों, लेकिन अपना घोंसला वो खुद ही बनाता है। तो पक्षी कभी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ते, नहीं हारते, है ना। तो नीड़ ना दो चाहे टहनी का। अब नीड़ क्या है, घोंसला, ना दो यानी मत दो, चाहे तुम, टहनी यानी डाली, शाखा, ब्रांच, है ना। टहनी मीन्स शाखा, मतलब पेड़ की जो टहनी पे, शाखा पे, ब्रांच पे पक्षी घोंसला बनाते हैं। तो पक्षी ये बोल रहे हैं, चाहे तुम्हें हम पेड़ पे घोंसला भी मत बनाने दो, हमें उस पर आश्रय नहीं चाहिए, हमें उस पर घर नहीं बनाना, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन हमें भगवान ने, ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमें उन पंखों का उपयोग करने दो। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, हमें खुले आसमान में उन पंखों की सहायता से क्या करने दो, उड़ने दो, हमें अपनी जिंदगी जीने दो, हमारी स्वतंत्रता को जीने दो। तो हे मानव, तुम हमारी स्वतंत्रता में विघ्न मत डालो, मत डालो, मत डालो। क्या मत डालो, विघ्न, यानी तुम हमारे लिए स्थितियाँ ऐसी बनाओ कि हम हमारी जिंदगी स्वतंत्रता से जी सके। तुम हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो, कि हमें इस पिंजरे में बंद करके मत डालो। तो आपको कुछ समझ आया इस पाठ का सारांश क्या है, बताइए। पाठ का सारांश यही है कि हमें पिंजरे में पक्षी को बंद नहीं रखना चाहिए। पिंजरे का पक्षी अपनी उड़ान भूल जाता है ना, अपनी क्षमता का वो उपयोग नहीं कर पाता, अपने कोमल पंख उसमें टकरा के तोड़ देता है। तो उसे स्वतंत्रता चाहिए, वो भी अपनी जिंदगी स्वतंत्र रूप से जीना चाहता है ना। स्वतंत्र रूप से व्यक्ति का संपूर्ण विकास किया जाना आसान होता है, ठीक है। बंद कमरे में सब कुछ सीखना संभव नहीं है। जैसे आज की परिस्थितियाँ भी ऐसी आई है कि ये पाठ आप पढ़ रहे हैं ना, तो कोरोना वायरस
की परिस्थितियां भी आपको इस पाठ को समझने में मजबूर कर रही है। एक एक चीज आपको समझ में आ रही है। बिल्कुल आपको ये पाठ ऐसे लगेगा जैसे आपकी सच्ची घटना पे ये आधारित हो। आप कभी कल्पना करना बैठ के जब ये पाठ पढ़ोगी, हम वो पक्षी है जो कोरोना वायरस में घर में बैठे हैं और हमें भी ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे उस पक्षी को महसूस हो रहा है। क्योंकि जब हम खुले थे, बंद नहीं थे, तो स्कूल जाते थे, स्कूल में खेलते थे, घर पे आके मस्ती करते थे, पढ़ाई करते थे, वो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। लेकिन अब हम स्कूल नहीं जा रहे, हम अपने दोस्तों को याद करते हैं, अपने अध्यापकों को याद करते हैं, अपने मैदान के खेल को, अपने स्विमिंग को, अपने स्केटिंग को, सबको क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं ना। कर रहे हो ना आप लोग? कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना? तो ठीक है, मुझे आशा है आप लोगों से आपको ये कविता पसंद आई होगी। तो ठीक है, इसमें आपको इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक दिया हुआ है समास। क्या दिया हुआ है? समास। ये व्याकरण का नया बिंदु है जो आपके छठी क्लास में आपने नहीं पढ़ा था, तो इसमें आपको पढ़ना है। देखिए समास, सबसे पहले हम जानेंगे कि समास है क्या चीज़। हम जानना चाहेंगे, आप जानना चाहोगे ना समास है क्या? दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त में छोटा करके नए शब्द बनाने की। हमने क्या किया, दो या दो से अधिक शब्द ले लिए, उन्हें छोटा किया, छोटा करके हमने एक प्रक्रिया स्टार्ट की, एक प्रोसेस स्टार्ट किया जिससे हमने एक छोटा शब्द बना लिया। छोटा शब्द बनाने की प्रक्रिया, प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? समास। उसी प्रक्रिया को हमने क्या कहा है यहाँ पे? समास। तो देखिए, अब ये तो थी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? समास। अब जो प्रोसेस हमने पूरा कर लिया उसे क्या कहेंगे हम? सामासिक पद। प्रक्रिया से बनने वाले शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। जो प्रक्रिया हमने यहाँ पे शुरू की थी उससे यहाँ पे जो शब्द बना उसे क्या कहेंगे हम? सामासिक पद। सामासिक पद समझिए, जैसे बिना कसूर के। अब देखिए, बिना है, कसूर है और के है। शब्दों को संक्षिप्त करने से अब हम बिना कसूर को क्या करेंगे? छोटा बनाएंगे। उसका रूप कैसा बना देंगे? छोटा। तो हमने बिना कसूर को बनाया बेकसूर। क्या बनाया हमने? बेकसूर। बिना कसूर को छोटा करके हमने बनाया बेकसूर। बेकसूर यानी जिसकी कोई गलती ना हो, जिसका कोई भी कसूर ना हो। बेकसूर, जिसने कोई भी गलती ना की हो, उसे क्या कहेंगे हम? बेकसूर। तो ये क्या बना यहाँ पे? सामासिक पद। अब इसका तीसरा समझने की बात है समास विग्रह। देखिए, यहाँ पे हमने शब्द को जोड़ा है, बनाया है। जैसे आप पजल बनाते हो, पजल बना के ये जोड़ लिया, फिर हमें क्या करना है? उसे तोड़ना है। तो ऐसे ही हमने यहाँ विग्रह किया। विग्रह करने को क्या करेंगे हम? तोड़ना। तो हम क्या करेंगे? अब समास विग्रह, समास का हम यहाँ पर विग्रह करेंगे। देखिए, सामासिक पद का विग्रह। सामासिक पद का विग्रह मीन्स तोड़ना, समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह का समासिक पद को, ये कौन सा सामासिक पद? ये वाला। ये जो सामासिक पद उसे हम क्या करेंगे? दो टुकड़ों में बांट देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? समास विग्रह। देखिए उदाहरण, देखिए एग्जाम्पल, सिर दर्द। तो इसको कैसे तोड़ेंगे बताओ? सिर का दर्द हो गया तो किसी और ही अर्थ में चला जाएगा, लेकिन दर्द कहाँ हो रहा है? सिर में। तो सिर में दर्द, यहाँ पे क्या हो गया? ये अपन ने तोड़ के बनाया सिर में दर्द, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ का लोप हो गया? में, कारक चिन्हों का। क, का, की, ये सब कारक चिन्ह होते हैं ना, इनका लोप यहाँ पर हो गया। तो आपको समझ में आया समास क्या है? एक प्रक्रिया, उससे बनने वाले पद सामासिक पद, और जो बनाते हैं उन्हें छोटा बड़ा रूप करके छोटे में, और छोटे को वापस से हम बड़े रूप में बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? समास विग्रह। तो आपको समझ आ गया? तीनों बात समझ में आई? चलिए ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ उसे क्या कहेंगे? समास। और जो प्रक्रिया के बाद बनने वाले शब्द बने हैं, जैसे बिना कसूर के बेकसूर, तो ये क्या हो गया? सामासिक पद। ये क्या हो गया? सामासिक पद। फिर हमने इसे तोड़ा, इसका विग्रह किया। तो सिर में दर्द, सिर दर्द को कैसे तोड़ेंगे? सिर
दर्द। तो आपको तीनों चीज समझ आ गई। चलिए तो हम आगे पढ़ेंगे। हम देखिए समास, टाइप ऑफ काइंड्स। तो समास के कितने भेद हैं? 6 भेद है ना। अव्ययीभाव समास, कौन सा समास? तो हम पढ़ रहे थे समास के भेद, काइंड ऑफ समास कितने होते हैं? 6। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, कौन सा बोलो? अव्ययीभाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास, बोलो तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास, बोलो कर्मधारय समास। तीसरा, चौथा द्विगु समास, द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास, पांचवा द्वंद्व समास। छठा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। तो आपके पाठ में सिर्फ द्वंद्व समास आपको पढ़ना है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसका जानकारी दूंगी, ठीक है। अव्ययी समास, जिसमें पहला पद प्रधान हो, जिसमें क्या हो? पहला पद प्रधान हो। क्या हो? पहला पद, यानी कि पहला शब्द क्या हो? प्रधान हो। जैसे यथाशक्ति प्रतिदिन, प्रतिदिन, आजन्म, सुपुत्र, कुपुत्र। तो कु, सु, वी, आ, ये क्या है? उपसर्ग। मैंने आपको बताया था जो शब्दांश किसी शब्द के, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर या लगकर अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे क्या कहेंगे हम? उपसर्ग। जानते हैं ना, उसे उपसर्ग कहेंगे। तो उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? वी, सु, कु, उप, अप आदि। तो समझ आया? इसमें पहला पद प्रधान होगा और आप इसे आसानी से पहचान लोगे। यथा, प्रतिदिन, सुपुत्र, कुपुत्र। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। दूसरा तत्पुरुष, तत्पुरुष में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा प्रधान पद कैसे? जिसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे धनहीन, धनहीन, धन से हीन, जिसके पास धन नहीं है, मतलब जिसके पास धन नहीं है, तो धन से हीन, इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। धन से हीन। गंगा जल, गंगा का जल, तो गंगा का जल, गंगा जल क्या है? तत्पुरुष समास। फिर हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय क्या? चरण कमल, चरण कमल। जैसे दूसरा पद प्रधान होगा इसमें, लेकिन क्या होगा बताइए? दोनों पद में क्या होगा? विशेषण, विशेष्य, उपमेय और उपमान होगा। उपमेय और उपमान होगा। इसके बारे में हम आपकी आगे क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला पद भी प्रधान होगा, दोनों पद, दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य होता है, उपमेय और उपमान होता है। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। चरण किसके समान है? अरे कभी आपने पैर देखे हैं क्या? किसके समान है? पैर, चरण यानी पैर, और कमल के समान चरण, कमल। तो चरण कैसे है? कमल के समान, यानी इतने मुलायम, ठीक है। मुख चंद्रमा, चंद्रमा के समान मुख। क्यों? किसकी उपमा दी, किसका वो दिए, किससे तुलना की है? कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे कि मुख कैसा है? चंद्रमा के समान, यानी बहुत ही सुंदर। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होगा? पहला पद संख्यावाची, संख्या मीन्स नंबर होंगे। जैसे दो राह, चौराहा, है ना। 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह चौराहा। 4 क्रॉसिंग होती है ना, जानते हो ना, चौराहा, जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, वो चौराहा। द्वंद्व समास, आपके चैप्टर में ये पाठ में द्वंद्व समास है। दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसके उदाहरण है माता पिता, माता पिता। अब देखो माता और पिता दोनों ही आपके लिए क्या है? प्रमुख है ना। ना माता पिता से कम है, ना पिता माता से कम है, आपके लिए दोनों ही बराबर है। तो इसमें दोनों ही क्या हो गए? प्रधान हो गए, माता पिता। तो इसके अंदर जो हम ये लगाते हैं ना, हाँ, द्वंद्व समास में उदाहरण है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, माता पिता। उदाहरण है तो माता और पिता। अब ये जो चिन्ह, इसे क्या बोलेंगे हम? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कहेंगे, ठीक है। और अब जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? माता और पिता, यानी कि दोनों ही क्या है?
समान, एक दूसरे मतलब दोनों ही क्या है, प्रधान है हमारे लिए, माता और पिता। ठीक है, तो आपके पाठ में द्वंद्व समास आया, तो द्वंद्व समास इसको क्या बोलेंगे, ये जो चिन्ह से क्या बोलेंगे, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। और जब इससे समास विग्रह करेंगे तो माता और, इस योजक चिन्ह की जगह क्या लगाना होगा आपको, और, माता और पिता। अब एक आखिरी बचा है बहुव्रीहि समास, छठा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि एक इसका अलग ही कोई अर्थ निकलता है। आपने देखा होगा ना, अब तक पढ़ते आए, किसी में पहला पद प्रधान, किसी में दूसरा पद प्रधान, किसी में दोनों ही पद प्रधान, लेकिन बहुव्रीहि में क्या है, कोई भी पद प्रधान नहीं है। तो जैसे दशमुख, दशमुख मीन्स 10 है मुख जिसके, जिसके कितने सिर हैं, 10, है ना। आपने देखा होगा ना, अभी टीवी पे रामायण सीरियल चल